आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन वर्ड्स हैं, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। कैश का मतलब यहाँ 5 है। कैश के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करेंट इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। लास्ट के जो 3 आइटम हैं उनको कैश इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज को अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनडायरेक्ट मेथड रिवाइज फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नंबर 4, इन तीनों का टोटल, जिसको नेट, अगर पॉजिटिव हो तो नेट इंक्रीज, या अगर नेगेटिव हो तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर होता है। उसमें नंबर 5, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस बुक में क्वेश्चन में दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस से टैली है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सही माना जाता है। अब ये समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जनरली हमें ईयर के बिगिनिंग और एंड की 2 बैलेंस शीट्स मिलती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे ये समझ लेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है, नंबर 1, उसके लिए हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेज और इनकम को यूज करते हैं। करेंट लायबिलिटीज को यूज करते हैं और करेंट एसेट्स को यूज करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए नॉन करेंट एसेट्स को यूज करते हैं। अगर नॉन करेंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर में इंक्रीज होते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, डिक्रीज होते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज के अंदर से बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन को यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना सीखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये जनरली नोट टू अकाउंट्स में बनाया जाता है, वर्किंग नोट में बनाया जाता है। नोट, इसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ढूंढते हैं। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वर्क एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है, या कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, तो वहां से हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लेते हैं। अगर वो नहीं दिया हुआ हो तो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल जाता है। अगर उसके साथ रिजर्व एंड सरप्लस के साथ नोट टू अकाउंट्स दिया हुआ हो तो नोट टू अकाउंट्स में जो सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल जाता है। अब इसमें 5 आइटम्स को ऐड करने होते हैं। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, टैक्स प्रोविजन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज।
और दो आइटम्स को लेस करते हैं, टैक्स रिफंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। यहाँ पर इन 5 आइटम्स को ऐड करके और 2 आइटम को लेस करके जो अमाउंट बनता है उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं। इंटरिम डिविडेंड में जरा केयरफुल रहेंगे, उसमें प्रेफरेंस शेयर का भी हो सकता है और इक्विटी शेयर का भी हो सकता है। अगर इक्विटी शेयर कहा हुआ है तो अगर कुछ नहीं कहा है या तो उसे इक्विटी शेयर पर कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट दिया हो तो उस अमाउंट को यूज करते हैं। इसी तरह से प्रपोज्ड डिविडेंड में हमेशा याद रखेंगे कि प्रपोज्ड डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस ही यहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ड्यूरिंग द ईयर में पे होता है, इसलिए इसे ही ऐड करते हैं और इसे ही फाइनेंसिंग में भी यूज करते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड में एक बात का और ध्यान रखते हैं कि इसमें अगर इक्विटी वर्ड मेंशन किया हुआ है तो जो प्रेफरेंस शेयर है उसका भी जो डिविडेंड होगा ओपनिंग बैलेंस पर प्रेफरेंस शेयर के जो प्रेफरेंस शेयर का रेट होता है उससे कैलकुलेट करते हैं, वो भी प्रपोज्ड डिविडेंड का ही पार्ट होता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हैं। तब सेकेंड स्टेप में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है। अब यहाँ पर नेट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। नॉन कैश का मतलब क्लियर है, मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, और नॉन ऑपरेटिंग होने का मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं है। जो ऑपरेटिंग नहीं है वो इन्वेस्टिंग है, वो फाइनेंसिंग है। जो इन्वेस्टिंग है वो नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड है और जो फाइनेंसिंग है वो नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी के बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन से रिलेटेड है। अब जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं वो हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये होते हैं। इसमें एक बात का जरा ध्यान रखेंगे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम से ऊपर का डिस्काउंट या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसी पार्ट को लेंगे, क्योंकि याद रखेंगे हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में सीख चुके हैं कि जो डिस्काउंट और लॉस होता है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, उसके ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट या लॉस बचता है तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं वही बड़ा पार्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, और इससे जो आइटम माइनस करते हैं वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं। ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेनली इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड इनकम होते हैं, जिसमें गेन ऑन सेल ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड होता है और रेंट रिसीव्ड होता है। इस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर इसमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को ऐड करते हैं और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को लेस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है तो डिक्रीज को ऐड करते हैं और इंक्रीज को लेस करते हैं, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ इंक्रीज इन करेंट एसेट्स माइनस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पर जरा ध्यान रखेंगे इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे करेंट एसेट के अंदर। यहाँ और एक बात ध्यान में रखेंगे कि
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज में अगर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं तो वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस पर अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो प्रॉफिट में अगर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल करते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो कैश बन जाता है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, इसमें से इनकम टैक्स पेड को माइनस करते हैं नेट ऑफ टैक्स रिफंड। जितना टैक्स पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर में, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिफंड मिलता है तो उसे इनकम टैक्स पेड से माइनस कर लेते हैं और फिर जो अमाउंट बचता है उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करते हैं। तब जो अमाउंट बचता है उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज कहते हैं। सॉरी, उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। तब जो अमाउंट बचता है अगर वो पॉजिटिव हो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते होता है, और अगर नेगेटिव हो तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। अब हम लोग सेकेंड हेडिंग के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड होते हैं। अगर टेंजिबल एसेट्स में कोई ड्यूरिंग द ईयर में इंक्रीज हुआ हो और उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं हो तो वो कैश का आउटफ्लो होता है, परचेज होता है, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो। लेकिन अगर वो डिक्रीज होता है और एसेट अगर ग्रॉस वैल्यू पर दिया हुआ है टेंजिबल एसेट, तो जो डिक्रीज होता है वो उसका डिप्रिसिएशन होता है वो, और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हो तो डिक्रीज को डिप्रिसिएशन कहेंगे अगर नेट वैल्यू पर दिया हुआ है तो। और इनटेंजिबल एसेट में अगर डिक्रीज हुआ हो और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हो तो उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। जिन नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड जिन आइटम में एडजस्टमेंट होते हैं उनका अकाउंट बना करके कैश फ्लो फाइंड आउट करते हैं, और जिनमें एडजस्टमेंट नहीं होते हैं उनमें इसी तरह से अगर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो तो कैश का आउटफ्लो होगा, परचेज होगा, और अगर डिक्रीज हो तो वो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होते हैं। इसके अलावे जो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड भी इसमें ऐड किए जाते हैं। इनको इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को ऐड करते हैं, तब कैश फ्लो फ्रॉम और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है अगर वो पॉजिटिव हो, और अगर नेगेटिव हो तो कैश फ्लो फ्रॉम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है। इसके बाद थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम थर्ड आइटम जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज के अंदर से शॉर्ट टर्म बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर में इनमें इंक्रीज हुए हैं, याद रखेंगे कि अगर इन सारे आइटम में इंक्रीज हुए हों तो कैश का इनफ्लो होता है, और डिक्रीज हुए हों तो कैश का आउटफ्लो होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर इनसे रिलेटेड किसी आइटम में कोई एडजस्टमेंट हो तो उसका अकाउंट बना करके फिर कैश फ्लो फाइंड आउट करते हैं। अदरवाइज इस तरह से निकालते हैं कि अगर वो इंक्रीज हो तो इनफ्लो, डिक्रीज हो तो आउटफ्लो, उसका रिडेम्पशन, रीपेमेंट। इसके बाद डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर के सारे कैश फ्लोज को ऐड करते हैं, अगर वो पॉजिटिव होते हैं
तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, और नेगेटिव होते हैं तो कैश फ्लो, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। फिर इन तीनों को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नंबर 3 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों को ऐड करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। अगर वो नेगेटिव होता है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस, जिसके अंदर 5 आइटम होते हैं: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट। इनके टोटल को ऐड करते हैं, तब जो अमाउंट आता है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक अच्छी बात ये है कि कैश फ्लो का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ होता है। जो अगर वो क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो जाता है तो अपना आंसर सही होता है, अदरवाइज उसको फिर से रीचेक करेंगे।